मैं डॉक्टर सविता झा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजीव। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एमए चतुर्थ सेम के का एक पेपर है जिसका नाम है कि इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसके 4th यूनिट का एक टॉपिक है असंतुलित विकास। तो असंतुलित विकास के बारे में हम इसके पूर्व देख चुके हैं लेक्चर में। तो असंतुलित विकास क्या है करके अब देखेंगे गुरनार मेडल का असंतुलित विकास का एक सिद्धांत जिसे कि मेडल का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। गुरनार मेडल जो है असंतुलित विकास से संबंधित अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार कि अल्प विकसित देश के पिछड़ेपन का क्या कारण है, उन कारणों की उन्होंने व्याख्या की है। और ये हमको ज्ञात है कि गुरनार मेडल नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री है और उनका विकास उनका जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है कि विकसित देश में कौन से कारक हैं जो कि उन्हें विकसित बनाते हैं और विकासशील देश में कौन से कारक हैं जो उन्हें विकासशील या अर्ध विकसित बनाते हैं। तो मानते हैं कि दो प्रकार के उन्होंने जितने भी घटक हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं उनको दो भागों में बांटा है। एक को नाम देते हैं विस्तार प्रभाव का और दूसरा है संकुचन प्रभाव। विस्तार प्रभाव वे प्रभाव होते हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास को आगे की ओर ढकेलते हैं या प्रेरित करते हैं विकास के लिए। इसका परिणाम ये होता है कि वह संचयी रूप से वहाँ आर्थिक विकास होता चला जाता है। जबकि दूसरे कारक होता है संकुचन प्रभाव कारक। तो संकुचन प्रभाव कारक जो है वो विकास को पीछे की ओर ढकेलते हैं। तो उनका मानना था कि विकासशील देश में संकुचन प्रभाव कारक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशील होते हैं और विस्तारक प्रभाव बहुत कमज़ोर होते हैं। इसी कारण अर्ध विकसित देशों में पिछड़ापन या विकास का स्तर बहुत ही न्यून होता है और विकसित देशों की बात करें तो वहाँ विस्तारक प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रबल होता है संकुचन प्रभाव की अपेक्षा। इसलिए वहाँ विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। तो उन्होंने अपनी व्याख्या में दो प्रकार का क्षेत्र लिया, एक प्रादेशिक और एक अंतर्राष्ट्रीय। प्रादेशिक में हम जानते हैं कि देश के अंदर भी ऐसे दो प्रकार के क्षेत्र हम बांट सकते हैं, जो कुछ विकसित होते हैं जिन्हें विकास के द्वीप भी कहा जाता है और कुछ ऐसे जो अति पिछड़े होते हैं। तो उन्होंने भी इस कारण ढूंढने का प्रयास किया है कि क्यों कोई क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है और वहाँ संचयी रूप से पिछड़ापन जो है वो गहराता जाता है और विकसित क्षेत्र क्यों संचयी रूप से विकसित होता जाता है। हर स्तर पर उसका विकास जो है वो पुराने स्तर से बढ़ा हुआ रहता है। तो देश के अंदर कौन कौन से कारक हैं देखेंगे और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करेंगे तो दो देशों की करेंगे, जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं या अर्ध विकसित देश हैं। इन दोनों में पिछड़ापन या असमानता या विषमता इतनी क्यों है। तो अब देखते हैं हम मेडल का मॉडल या मेडल का सिद्धांत ये क्या है। ये तो जब हम आंसर लिखेंगे तो जब यदि बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हमें बताना है कि जो मेडल का मॉडल पहले उनका परिचय देंगे कि नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है और किस क्षेत्र में उनका योगदान है। ये बताते हुए आगे हम बढ़ेंगे कि किन किन मुख्य बातों पर उनका सिद्धांत आधारित है। वे मुख्य बातें या मुख्य अवधारणाओं को समझ लेने पर इनका सिद्धांत बड़ा ही आसान हो जाता है। फिर देखेंगे हम कि उनका सिद्धांत क्या है और किन तत्वों पर या किन कारकों पर आधारित है। उन्होंने कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, उन पर भी हम ध्यान देंगे। इसके बाद उन्होंने उन कारकों का, उन संकुचन प्रभाव का और विस्तार प्रभाव का विस्तार से उन्होंने व्याख्या की है, उसको बताएंगे। फिर दो देशों के बीच और विकसित और विकासशील देशों के बीच और एक क्षेत्र में पिछड़े और विकसित क्षेत्र के बीच कौन कौन से कारक कार्यरत रहते हैं। इसके बाद हम आएंगे कि कौन कौन सी कमियां इस या सीमाएं हैं इस सिद्धांत की।
उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मुख्यतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। विद्यार्थी जो है वो इतने बारीकी से किसी चैप्टर को पढ़ते नहीं हैं। यदि बारीकी से अध्ययन करेंगे तो यकीन मानिए कि आप जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप पाएंगे उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और नोट्स को देखिए। मैं उन बातों पर भी गौर करवाऊंगी आपको जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं। पर ये जो है वो लेक्चर के आखिरी में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मेडल का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत क्या है। मेडल का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत। तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे गुरनार मेडल। उनकी पुस्तक थी इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। उन्होंने इसमें अपना सिद्धांत जो है वो दिया। तो उनका जो सिद्धांत है वो कुछ मुख्य अवधारणाओं पर आधारित है। तो पहली अवधारणा ये है कि उनके अनुसार चक्रीय संचयी कार्यकरण या संकुचन प्रभाव जिन्हें कहते हैं के कारण अर्धविकसित और विकसित देशों के बीच में एक दुष्चक्र पैदा हो जाता है, और ये दुष्चक्र जो है दोनों देशों के बीच काफ़ी असमानता या अंतराल को बढ़ा देता है। दूसरी अवधारणा यह है कि मेडल ने अपने सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि असमानता के संबंध में प्राचीन जो सिद्धांत था, जिसको कि अपन स्थिर संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, उनको उन्होंने नकार दिया है। उनका मानना है कि व्यवहार में स्थिर संतुलन की मान्यता जो है वो गलत है और व्यवहार में ये नहीं पाई जाती है। उनका मानना है कि ऐसा आवश्यक नहीं कि अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन स्थापित होता रहे। कई बार ऐसा होता है कि संतुलन भंग हो जाता है और अर्थव्यवस्था निरंतर असंतुलन के पथ पर चढ़ पड़ती है, और असंतुलन उत्पन्न करने वाले घटक जो होते हैं उनका प्रभाव संचयी होता है। इसका मतलब कि पहले चक्र की अपेक्षा दूसरे चक्र में ज़्यादा ही प्रभावशील होते हैं और इनमें कार्य कारण संबंध पाया जाता है। इसी कारण इन्हें दुष्चक्र की संज्ञा दी जाती है। प्रोफेसर गुरनार मेडल ने अपने चक्राकार सिद्धांत और सच्चे जो कार्य कारण परिणाम का सिद्धांत है उसको अमेरिका के निग्रो की समस्या की सहायता से समझाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि गोरे लोगों के द्वारा निग्रो के साथ जो है विभिन्न क्षेत्रों में भेदात्मक नीतियों को अपनाया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि निग्रो लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न है और उनमें पाई जाने वाली गरीबी, अंधविश्वास, अज्ञानता, ये सब के कारण गोरे उनसे घृणा करते हैं। इन दोनों बातों में धनात्मक संबंध है, अर्थात वो जितना ज़्यादा घृणा करते हैं उतनी ज़्यादा उनमें गरीबी, अंधविश्वास ये पाई जाती है। इस प्रकार गोरे लोगों का पक्षपात और निग्रो लोगों की गरीबी ये दोनों में आपस में कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं। उनका मानना है कि इस अवस्था को हम संतुलन की अवस्था तो नहीं मान सकते, क्योंकि इन परिस्थितियों में यदि दोनों बातें जो कि हम पहले बताए हैं, एक तो उनकी भेदात्मक नीति और दूसरी निग्रो की समस्या, दोनों बातों में से किसी एक में यदि बाह्य या अन्य कारणों से परिवर्तन शुरू हो जाता है तो यह प्रक्रिया संचयी रूप ले लेती है और ऐसी स्थिति में पूरी अर्थव्यवस्था में जो है परिवर्तन देखने में आता है। इस प्रकार उनका मानना था मेडल का कि विकास की प्रक्रिया में आर्थिक और सामाजिक सभी शक्तियाँ जो है कार्यशील होती हैं, जो असंतुलन को न केवल जन्म देती हैं बल्कि उनको बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। अब देखते हैं कि मेडल का सिद्धांत क्या है। तो मेडल के अनुसार आर्थिक विकास का कारण चक्रीय रूप में कार्य कारण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है इसमें, और जो असमानताओं को जन्म देती है। उनका सिद्धांत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उत्पन्न असमानताओं पर आधारित है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर असमानता क्यों पाई जाती है विभिन्न क्षेत्रों में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच असमानता या विषमता क्यों विद्यमान है। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दो अवधारणाओं को अपना आधार बनाया है। पहला है संकुचन, या जिसको प्रतिक्षिप्त प्रभाव कहते हैं, जिसको बैकवॉश इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा विस्तारक या प्रसरण प्रभाव, जिसको स्प्रेड इफेक्ट कहा जाता है। संकुचन प्रभाव में आर्थिक विकास में होने वाले वे प्रतिकूल परिवर्तन आते हैं
जो कि उस क्षेत्र से बाहर से होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रभावों को हम शामिल करते हैं। वो है पहला श्रम देशांतरण, जिसको माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा पूंजी प्रवाह या कैपिटल मूवमेंट है। और तीसरा है व्यापार का प्रभाव या ट्रेड इफेक्ट। ये तीनों घटकों के माध्यम से हम संकुचन प्रभाव को स्पष्ट करेंगे कि संकुचन प्रभाव ये कैसे प्रतिकूल असर डालते हैं विकास पर। इन्हीं के संबंध में विस्तार प्रभाव को देखेंगे कि विस्तार प्रभाव वे प्रभाव होते हैं जो कि विकास का विस्तार करते हैं। और विस्तार किस प्रकार से करते हैं? तो जो विकास के केंद्र हैं, चाहे वो विकसित देश हो या फिर किसी देश में कुछ विकसित क्षेत्र हो, तो विकास का प्रसार किस प्रकार से होता है? तो केंद्र से अन्य क्षेत्रों की ओर क्रियाशील होता है। तो हम संकुचन प्रभाव, विस्तारक प्रभाव को इन तीन घटकों के माध्यम से या तीन प्रभावों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। मेडल द्वारा दिए गए प्रभावों को, जो तीन प्रकार के प्रभाव उन्होंने बताए थे, वो दोनों का विश्लेषण हम दो संदर्भ में करेंगे। एक तो प्रादेशिक असमानताओं के संदर्भ में और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं के संदर्भ में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रादेशिक असमानताएं को कैसे प्रभावित करते हैं ये तीनों प्रभाव। तो प्रादेशिक असमानताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है, अर्थात जो लाभ के उद्देश्य से संचालित होती है। इसके कारण उन क्षेत्रों का अधिक विकास होता है जहाँ पर कि लाभ की अधिक संभावनाएं होती है या प्रत्याशाएं होती हैं। और जितने भी उद्योग धंधे हैं या फिर पूंजी विनियोग है, उन क्षेत्रों में होता है जहाँ लाभ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि अन्य क्षेत्र जो हैं पिछड़े रह जाते हैं। मेडल के अनुसार बाजार की स्वतंत्र शक्तियाँ जो है असमानताओं को बहुत अधिक बढ़ाती हैं। उनका मानना है कि इन शक्तियों को यदि किन्हीं हस्तक्षेप के द्वारा नहीं रोका गया तो औद्योगिक उत्पादन, बैंकिंग, बीमा, नौवहन और वे समस्त क्रियाएं जो कि विकासशील अर्थव्यवस्था को औसत से अधिक प्रतिफल प्रदान करती हैं, वे कुछ स्थानों और प्रदेशों में केंद्रित हो जाती हैं और देश के शेष भाग इन प्रत्याशाओं से या इन लाभों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विषमता घटने की बजाय और बढ़ने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि विकास को प्रेरित करने वाले समस्त जो तत्व हैं वो उन क्षेत्रों की ओर ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं या प्रेरित होते हैं जहाँ पर कि लाभ की प्रत्याशाएं अधिक होती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि विकास के द्वीप बन जाते हैं, जो कि काफ़ी विकसित हो जाते हैं। इन तीनों प्रभावों को जो कि गुरनार मेडल ने बताया था, जैसे श्रम देशांतरण, पूंजी प्रवाह और व्यापार का संकुचन प्रभाव, ये तीनों को हम प्रादेशिक असमानताओं के संदर्भ में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है श्रम का देशांतरण प्रभाव। यह संकुचन प्रभाव पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास में बाधा डालता है। श्रम का देशांतरण, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना ही श्रम का देशांतरण कहलाता है। तो इस श्रम के देशांतरण का परिणाम ये होता है कि विषमताएं काफ़ी बढ़ती हैं। उसको उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि कैसे श्रम का देशांतरण जो है वो विकास में संकुचन प्रभाव डालता है। तो वो एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए ए और बी दो क्षेत्र हैं। ए और बी दो क्षेत्र हैं जो विकास की दृष्टि से समान स्तर पर है। श्रम, दूसरा उन्होंने एक मान्यता मान ली थी कि श्रम, पूंजी तथा उत्पादन के अन्य साधनों का आवागमन दोनों देशों में स्वतंत्र होता है। तीसरी मान्यता यह है कि व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं है दोनों क्षेत्रों में और एक जैसी मुद्रा प्रणाली प्रचलित है या एक जैसी मुद्रा प्रचलित है। अब ये मान लेते हैं कि ए क्षेत्र में लोहा और कोयला मिल जाने के कारण बी क्षेत्र की अपेक्षा उसका विकास तीव्र गति से होता है, अर्थात वहाँ पर श्रम की मांग काफ़ी होती है, पूंजी की मांग काफ़ी होने लगती है और तीव्र गति से वो क्षेत्र जो है विकास करता है। इसका परिणाम ये होता है कि असंतुलन का जन्म होता है और जब असंतुलन की यह प्रक्रिया एक बार प्रारंभ हो जाती है
तो कुछ ऐसी शक्तियाँ जो कि सामाजिक आर्थिक होती हैं कार्यशील हो जाती हैं, जो कि इस असंतुलन को और बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। और ए क्षेत्र में संचय विस्तार की संचय प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये जो संचय प्रक्रिया के कारण वहाँ जो विकास होता है वो विकास बी क्षेत्र को क्षति पहुँचाकर या उसके विकास को कम करके होता है। अर्थात विकसित क्षेत्र का विकास जो है वो बी क्षेत्र के विकास की तुलना में कहीं अधिक हो जाता है, और बी क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण ए क्षेत्र का तीव्र गति से विकास होना ही है। मिडल का मानना है कि यहाँ जैसा कि उन्होंने माना था कि स्थैतिक संतुलन का अर्थ होता है कि मांग पूर्ति की शक्तियाँ ऐसे कार्यशील होती हैं कि अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाती है। तो उनका मानना है कि जो ये स्थैतिक संतुलन की मान्यता है उसके विपरीत मांग और पूर्ति की ऐसी शक्तियाँ कार्यशील होती हैं जो अर्थव्यवस्था को संतुलन की बजाय उससे दूर हटाती चली जाती हैं। दूसरा जो संकुचन प्रभाव है वो पूंजी प्रवाह है। जो प्रदेश विकसित हो जाते हैं उनमें बढ़ी हुई मांग से विनियोग और पुनर्विनियोग की प्रेरणा उत्पन्न होती है उस क्षेत्र में, और इससे क्या होता है कि पूंजी की मांग उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मांग और आय दोनों उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि रोजगार की संभावना बढ़ गई और वस्तुओं की मांग भी काफ़ी होती है। आय के कारण ही मांग होती है। बढ़ी हुई आय जो है मांग का सृजन करती है, और मांग और आय दोनों बढ़ने का क्रम यह लगातार चलता रहता है। दूसरी ओर पिछड़े क्षेत्र की बात करें तो पूंजी विनियोग बहुत कम होने लगता है, पूंजी की मांग भी कम होती है क्योंकि वहाँ प्रेरणा ही नहीं है विनियोग के लिए। फलतः पिछड़े क्षेत्र और ज़्यादा पिछड़े रह जाते हैं। फिर तीसरा है व्यापार प्रभाव। व्यापार भी पिछड़े हुए क्षेत्रों की तुलना में विकसित क्षेत्रों में अधिक लाभ पहुंचाता है। पिछड़ा क्षेत्र केवल पिछड़ा कृषि का क्षेत्र रह जाता है, अर्थात वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही आधारित हो जाती है। कृषि भी ऐसी जो पिछड़ी हुई है, जबकि विकसित क्षेत्र जो है पूंजी, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों का तेजी से विकास इन क्षेत्रों में होता है। मिडल के अनुसार व्यापार निर्धन देशों के सामने स्फीतिक अंतराल एवं दबाव और गरीबी में वृद्धि, भुगतान संतुलन और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी तथा गुणक प्रभाव का कार्यशील न होना ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। तथा इसका कारण ये होता है कि वहाँ जो छोटे मोटे उद्योग भी विद्यमान होते हैं वे भी उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाते और उनका एक तरीके से गला घुट जाता है। विस्तारक प्रभाव। मिडल ने विस्तारक प्रभाव का भी विश्लेषण किया है। विस्तारक प्रभाव, जैसा कि हम जानते हैं कि विस्तारक प्रभाव जो है वो किसी देश के विकास को विस्तृत करते हैं या फैलाते हैं। तो विस्तारक प्रभाव जो आर्थिक विस्तार के केंद्रों के निकट फैल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अनुकूल प्रभाव के जो कारण है, किस कारण से क्रियाशील होते हैं, तो तीन मुख्य कारण अपन देखते हैं कि उस क्षेत्र के औद्योगिक विस्तार से कच्चे मालों तथा कृषि उपजों की मांग में वृद्धि होती है। तो कच्चे मालों की मांग में वृद्धि होती है जो अल्प विकसित या अर्ध विकसित देश हैं, जहाँ की कृषि पदार्थों की या कृषि उपजों की प्रधानता होती है। तो उन क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं की मांग अर्थात कृषि उपजों की मांग जो है वो बढ़ जाती है। इसके कारण से उन क्षेत्रों का भी कुछ विकास होने लगता है। दूसरा, पिछड़े क्षेत्रों से स्थानांतरित श्रम शक्ति को विकसित क्षेत्रों से प्राप्त आय का कुछ भाग पिछड़े क्षेत्रों को भेज दिया जाता है। श्रम स्थानांतरण के कारण पिछड़े क्षेत्रों से श्रम का जो स्थानांतरण है वो विकसित क्षेत्रों की ओर होता है। जब विकसित क्षेत्रों की ओर होता है तो वह पूरी तरह से अपना संपर्क जो है पिछड़े क्षेत्रों से खत्म नहीं करते, बल्कि अपनी आय का कुछ भाग वहाँ पर भेजते रहते हैं।
तो इस तरह आय का कुछ भाग जो विकसित क्षेत्र का है वो पिछड़े क्षेत्रों को भी प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ के लोगों का भी जीवन स्तर कुछ बढ़ जाता है। तीसरा है तकनीकी ज्ञान का विस्तार। जैसे मैंने बताया कि पिछड़े क्षेत्र के लोगों का संपर्क जो है वो विकसित क्षेत्र में स्थानांतरण होने के बावजूद बना रहता है पिछड़े क्षेत्रों से, तो उनके माध्यम से तकनीकी ज्ञान का विस्तार भी क्या होता है, पिछड़े क्षेत्रों को होने लग जाता है। तो मिडल के अनुसार विस्तारक प्रभाव अर्धविकसित जो देश हैं या अर्धविकसित क्षेत्रों में बहुत कम होते हैं या कमजोर होते हैं, और उनमें संकुचन प्रभावों के प्रतिरोध करने की क्षमता कम रहती है। मैंने पहले ही देखा कि विस्तारक प्रभाव जो होते हैं वो संकुचन प्रभाव के आगे क्षीण होते हैं अर्धविकसित या फिर उन क्षेत्रों में जो कि विकसित नहीं है। तो यही कारण है कि क्योंकि विस्तारक प्रभाव कमज़ोर होते हैं संकुचन प्रभाव के सामने, इस कारण से उन क्षेत्रों का विकास होने की अपेक्षा विषमता जो है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। मिडल जो है राज्य की भूमिका का इस संदर्भ में उल्लेख करते हैं कि मिडल ने निर्धनता के इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए राज्य की भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया है। सरकार को चाहिए कि वे ऐसी समतावादी नीति अपनाएं जो संकुचन प्रभावों को दुर्बल बनाए और विस्तारक प्रभाव को शक्ति दे, ताकि असमानताएं कम हो जाएं। तो इस प्रकार मिडल राज्य की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इन असमानताओं को कम करने के लिए विकसित क्षेत्र और अर्धविकसित क्षेत्रों के। भारत का भी यदि हम उदाहरण देखें तो देखेंगे कि सरकार जो है पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए काफ़ी ऐसी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ अपना रही हैं जिससे कि उन क्षेत्रों का भी विकास हो सके। तो हमने देख लिया कि विस्तारक प्रभाव और राज्य की भूमिका के संबंध में। अब हमें देखना है कि दूसरा क्षेत्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक या सामाजिक असमानताएं क्यों पाई जाती हैं, उसका भी मिडल ने अच्छा विस्तृत विश्लेषण किया है। मिडल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी अर्धविकसित देशों में संकुचन प्रभाव होते हैं। विकसित एवं अर्धविकसित देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार विकसित देशों की स्थिति हमेशा मजबूत बनाए रखता है, जबकि अर्धविकसित देश जो है वो अपेक्षाकृत गरीब होते जाते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया कि विकसित देशों में प्रबल विस्तारक प्रभाव वाले जो निर्माणी उद्योग रहते हैं उनका विस्तृत आधार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर उद्योगों के द्वारा उत्पादन होता है और वो कृषि क्षेत्र या कृषि उपज पर आधारित नहीं होती उनकी अर्थव्यवस्था, बल्कि निर्माणी उद्योगों पर आधारित होती है। तो औद्योगिक देशों का निर्यात माल सस्ता होने के कारण दस्तकारी देशों से निर्यातों को प्रतियोगिता में पीछे ढकेल देता है। इसका अर्थ यह है कि जो विकसित देश है उनके जो उद्योगों द्वारा निर्मित माल है उनके सामने जो हाथ से बनाए गए या दस्तकारी देशों जहाँ की तकनीक उतनी उन्नत नहीं है उनके द्वारा बनाए गए जो माल हैं उनसे प्रतियोगिता करते हैं तो जाहिर है कि पिछड़ जाते हैं। अर्धविकसित देशों में प्राथमिक वस्तुओं की मांग लोच रहित होती है। एक कारण उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं जो कि कच्चे माल और कृषि उपज के रूप में होती है, उनकी मांग जो होती है लोच रहित होती है, अर्थात उनका कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मांग पर कीमतों का। तो विश्व बाजार की कीमत में जब उतार चढ़ाव होते हैं तो उसका कोई भी लाभ जो है इन देशों को प्राप्त नहीं होता। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय असमानता उत्पन्न करने में पूंजी प्रवाह का क्या योगदान है या क्या भूमिका है। तो अर्धविकसित देशों में संरचनात्मक ढांचे की कमी, असुरक्षा, लाभ की अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, ये सब के कारण निवेशकर्ता को काफ़ी कम प्रेरणा मिलती है, जबकि पूंजीवाद देशों में क्योंकि लाभ और सुरक्षा की भावना काफ़ी होती है, संरचनात्मक ढांचा भी मजबूत होता है, तो ऐसी सब स्थिति में लाभ की गुंजाइश ज़्यादा होने के कारण निवेशकर्ता जो है विकसित देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो पूंजी का प्रवाह जो है विकसित देशों की ओर सतत होता है, जबकि अर्धविकसित देशों में कई अवरोध उसको
पूंजी को अपने यहाँ आने से रोक देते हैं। फिर देखेंगे श्रम का स्थानांतरण। तो श्रम का स्थानांतरण किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानताएं उत्पन्न करता है। तो श्रम का देशांतरण अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं के संबंध में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है, ऐसा मेडल का मानना है। इसका कारण उन्होंने बताया है कि श्रम के स्थानांतरण में कई बाधाएं मौजूद होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसी कारण से कोई खास भूमिका यह नहीं निभा पाता है। और क्योंकि श्रम का स्थानांतरण राष्ट्रवाद तथा राजनीतिक कारणों से दिनों दिन और कठिन होता जा रहा है, वर्तमान की बात कर रहे हूँ, तो आज प्रत्येक देश की आंतरिक दुर्बलताएं भी विस्तारक प्रभावों को प्रबल नहीं होने दे पा रही हैं। स्वयं देश में ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियां पैदा हो गई हैं कि जो कि स्थानांतरण को काफ़ी हद तक रोक रही हैं। उदाहरण के लिए भारत का उदाहरण लेंगे तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े घराने, आयात अनिवार्यता तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार विस्तारक प्रभाव के मार्ग में काफ़ी अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं उत्पन्न करने में पूंजी प्रवाह, श्रम का देशांतरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्थान है। प्रोफेसर मिल्डर ने अर्धविकसित देशों में व्याप्त मजबूत संकुचन प्रभाव का कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को माना है। उनके अनुसार जितनी विषमताएं उत्पन्न हो रही विकसित और अर्धविकसित देशों के बीच, उसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। उन्होंने कहा कि तुलनात्मक लागत की अवधारणा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो उनका कहना था कि ये जो है विकसित देशों के पक्ष में है, अतः जरूरी है कि इन पर फिर से पुनर्विचार किया जाए इस सिद्धांत पर, और एक नया व्यापार सिद्धांत का प्रतिपादन होना चाहिए जो विकसित देशों में। प्रोफेसर मिर्डल ने अर्धविकसित देशों में व्याप्त मजबूत संकुचन प्रभाव का कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को माना है। उनका मानना था कि जो विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं अर्धविकसित और विकसित देशों के बीच में, ये असमताएं, उसका प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि वो जो है विकसित देशों के पक्ष में ज़्यादा है, उन्हें ही ज़्यादा लाभ पहुंचा रहा है। तो इस पर पुनर्विचार करके एक ऐसा सिद्धांत बनाना होगा जो कि विकसित और अर्धविकसित देशों दोनों के लिए लाभदायक हो। तो क्योंकि दोनों की परिस्थितियाँ समान नहीं हैं, इसलिए विकसित देशों के लिए और अर्धविकसित देशों के लिए अलग अलग व्यापार नीति या व्यापार का सिद्धांत बनाया जाना चाहिए। अर्धविकसित देशों को निर्यात के संबंध में उन्होंने कहा कि सहायता युक्त स्वतंत्र व्यापार, अर्थात जिन देशों में, जो देश अर्धविकसित देश जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उसके संबंध में सब्सिडी देनी चाहिए और उसको अलग से प्रोटेक्शन देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ना चाहिए उनके लिए। और जो आयात किए जा रहे हैं, क्योंकि आयात से ही उनका भुगतान संतुलन काफ़ी प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए मानना है कि उनको प्रतिबंधवादी या प्रतिबंधकारी नीति अपनाई जानी चाहिए। इस प्रकार मिडल विस्तृत, क्रमबद्ध एवं गहन अध्ययन इस संबंध में प्रस्तुत करते हैं विषमताओं के संबंध में, और उनके इस अध्ययन से कुछ बातें जो है वो स्पष्ट होती हैं। तो पहला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ केवल विकसित देशों को प्राप्त होता है, अर्धविकसित देशों में विस्तारक प्रभाव अत्यंत मंद है, तो वहाँ संकुचन प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है। तीसरा देखेंगे कि एक देश की असमता दूसरे को प्रभावित करती है, अर्थात यदि एक देश विकास करता है तो वो दूसरे देश को क्षति पहुंचाकर ही करता है। अब देखते हैं कि हम इस मिडल के सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं। तो पहला देखेंगे कि केवल पूंजी प्रवाह व व्यापार को ही वो असमता का प्रमुख आधार मानते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि असमता के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया, ये उसकी सीमाएं हैं। दूसरा है कि प्रोफेसर मिल्डर ने आंतरिक और बाह्य असमताओं के अनुपात का समावेश नहीं किया है कि कितनी आंतरिक और कितनी बाह्य रूप से असमताएं मौजूद होती हैं और कितना कितना अनुपात होता है इनका, कितनी कितनी मात्रा में इनका प्रभाव पड़ता है, इसका उन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया है। फिर यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान नहीं देता कि अर्थव्यवस्था में ह्रासमान प्रतिफल लागू होता है। इस बात पर उन्हें विचार करना चाहिए था कि एक बड़े पैमाने पर उत्पादन में एक समय के पश्चात जो है ह्रासमान नियम लागू हो जाता